नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। देखिए क्या क्या राइट्स हैं जो कंज्यूमर के पास हैं, जो हम इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज योर राइट टू सेफ्टी। That means consumer has a right to be protected against goods and services which are hazardous to life and health. That means consumer का right बनता है कि वो ऐसे कोई भी goods purchase ना करे या उसको ऐसे कोई भी गुड्स ऑफर ना किए जाए जिससे उसकी हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़े, कोई हैजर्डियस इफेक्ट पड़े, राइट। फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड विद द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एंड डू नॉट कंफर्म सोली नॉर्म्स माइट कॉज सीरियस इंजरीज। दैट मींस आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा होगा अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो एक ISI मार्क के साथ आता है। दैट मीन्स अगर कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली ये मार्क मिलेगा। लेकिन किसी लोकल पर्सन ने वो बनाया है, उनका प्रोडक्ट ये स्टैंडर्ड्स को कंफर्म नहीं कर रहा है, तो उनमें ये मार्क नहीं मिलते और उन प्रोडक्ट में चांसेस होते हैं कि भाई आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहली चीज हमने ये देख ली कि भाई जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो ISI मार्क के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दैट मीन्स जब भी कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो हमें कुछ चीजें बताएं। पहली चीज प्राइस ऑफ द गुड्स, डायरेक्शन टू द यूज, क्वांटिटी टू बी यूज्ड। दैट मीन्स कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और ये होता भी है, जब हम कोई भी गुड्स परचेज करने जाते हैं सेलर हमें उस प्रोडक्ट की पूरे स्पेसिफिकेशंस देता है कि भाई आपका ये प्रोडक्ट कितने टाइम चल सकता है, कैसे आपको इसको यूज करना है, ठीक है, कैसे आप इसका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं, प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, वो सारी चीज आपको बता देता है, ठीक है। दैट मीन्स वो उसकी ड्यूटी है और ये चीज ड्यूटी कहां से आई है, इस एक्ट की वजह से उसको ये ड्यूटी दी गई है, राइट। नेक्स्ट, राइट टू चूज। दैट मीन्स कभी भी सेलर आपको इन्फ्लुएंस या फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि आपको एक पर्टिकुलर गुड्स ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये कंज्यूमर के ऊपर ऑप्शन होता है कि भाई वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। सेलर की सिर्फ इतनी सी ड्यूटी बनती है कि जितने भी गुड्स उसके पास अवेलेबल है वो उसको ऑफर कर दे, ठीक है, वो उसको ऑफर करके दे देगा। अब कंज्यूमर अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से उस गुड्स को परचेज कर सकता है, ओके। Next thing is right to seek redressal. That means the consumer has a right to get relief in case of product or services fall short of his expectations. That means अब क्या होगा कि भाई जो भी कंज्यूमर है अगर उसके पास कोई डिफेक्टिव गुड्स आ गया तो उस गुड्स के लिए जितना भी पेमेंट उसने दिया है वो वापस से लेने के लिए लायबल है, ठीक है। इट मींस अगर उसको लगता है कि भाई प्रोडक्ट मेरे हिसाब से नहीं है या जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी प्रोडक्ट की वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो सेलर को जाकर गुड्स को रिटर्न कर सकता है और अपने प्राइस को वापस से, जो मनी उसने पे की है वो वापस से ले सकता है। Sixth one is right to consumer education. That means the consumer has a right to acquire knowledge and well informed about the consumer throughout the life. That means अब क्या होगा कि भाई अगर कोई भी पर्सन है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है तो उसका राइट बनता है, ठीक है। वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता उस प्रोडक्ट को लेकर, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उसका राइट है वो इंफॉर्मेशन लेने की, और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, ओके। नेक्स्ट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि भाई एक कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वो कोई भी गुड्स परचेज करने जाता है। पहली चीज, बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मींस आपको वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस टाइप का प्रोडक्ट में परचेज करने जा रहे हैं। जैसे हम अभी तक एक ही एग्जांपल पे अटके हुए हैं कि भाई मोबाइल फोन्स, तो मोबाइल फोन जब हम परचेज करने जाते हैं तो बहुत सारी वेराइटीज हमारे सामने अवेलेबल होती है, ठीक है। उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई कंपनी आपको बहुत चीप प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, प्राइस भी कम है और हम उस प्राइस को देखते हुए प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने जा रहे हैं उसकी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट,
बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, दैट मींस ऐसे गुड्स जो सर्टिफिकेट्स को फॉलो करते हैं, सर्टिफिकेट्स उनको गिवन है, जैसे हमने आईएसआई मार्क की बात करी, एग मार्क की बात करी, तो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, उन प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट्स मिले हो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे हम बात करें आईएसआई मार्क की बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, एफपीओ मार्क होता है हमारे लिए फूड प्रोडक्ट्स के लिए, और हॉलमार्क हमें दिया होता है किसके लिए, ज्वेलरी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मार्क्स हैं जो प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट मींस जो भी डायरेक्शन फॉर यूज ऑफ द प्रोडक्ट गिवन होते हैं आपको प्रोडक्ट के साथ, वो आपको अच्छे से रीड कर लेने चाहिए कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है और कैसे मैं इस प्रोडक्ट को यूज ना करूं। दैट मींस अगर मैं इस बिना डायरेक्शन पढ़े प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं तो क्या मेरे साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट, रीड द लेबल केयरफुली टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस, नेट वेट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स। हमने पहले भी ये चीज पढ़ ली कि भाई लेबलिंग के अंदर क्या क्या गिवन होता है, प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और वो प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो जाएगा। तो ये चीज हमें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं। बेसिकली जब हम कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऐसी चीजें परचेज करने जाते हैं तो फिर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। Assert yourself to ensure that you get a fair deal. That means जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कमोडिटी मिलनी चाहिए। आप कभी भी ऐसा ना हो कि प्राइस तो बहुत ज्यादा पे कराए और आपको क्वांटिटी बहुत कम मिल गई। तो आपको ये चीज देख लेनी चाहिए कि जितना मनी मैं पे कर रहा हूँ, जितना प्राइस मैं पे कर रहा हूँ, उसके हिसाब से गुड्स मिल रहे हैं मेरे को या नहीं। नेक्स्ट, be honestly in your dealings, choose only from legal goods and services and discourage unsurplus practices like black marketing। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं जो अनऑथराइज्ड होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, आप लोगों ने भी सुना होगा चोर मार्केट जो लगते हैं दिल्ली में, कोटा में, तो ये ऐसे अनऑथराइज्ड मार्केट्स हैं जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। ये मार्केट आज लग रहे हैं कल नहीं है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो ऑथराइज शॉप से ही परचेज करेंगे, अनऑथराइज जगह से परचेज नहीं किया जाएगा। और हमेशा कैश मेमो, दैट मींस बिल की डिमांड करेंगे, ठीक है। कोई भी गुड्स हम परचेज करने जा रहे हैं तो बिल जरूर लेके आएंगे, चाहे वो प्राइस कितनी भी हो गुड्स की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सी देयर आर सम मार्क्स, जैसे हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड्स, एफपीओ मार्क जो हमने समझा था, बीआईएस हॉलमार्क होता है, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, और इको मार्क होते हैं हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जो बिल्कुल ही नेचुरली प्रिपेयर्ड की गए हैं उनमें ये इको मार्क गिवन होता है, राइट। नेक्स्ट, file a complaint in an appropriate consumer forum in case of shortcoming in the quantity of goods purchased or services availed। देखिए हमने 3 फोरम के बारे में बात करी थी, पहला था डिस्ट्रिक्ट, दूसरा था स्टेट और तीसरा था नेशनल कमीशन, ठीक है। तो जितनी प्राइस का आपने गुड्स खरीदे हैं उसके हिसाब से आपको कोड डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरम 20 लाख तक, स्टेट कमीशन 1 करोड़ तक और 100 लाख तक, वन एंड द सेम थिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने का गुड्स मैंने खरीदा है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन किसके पास जाकर मैं अपना केस फाइल कर सकता हूं, राइट। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज व्हिच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स, दैट मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होनी चाहिए जो कंज्यूमर राइट्स के लिए फाइट करे, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई हम जैसे कंज्यूमर हैं, नॉर्मल कंज्यूमर को पता नहीं होता कि भाई मेरे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं। हमें एक टर्म याद रहती है कि भाई हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे अगर कुछ भी गलत हुआ, लेकिन कौन सी कोर्ट, क्या सिविल कोर्ट के अंदर जाओगे, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाओगे, कौन सी कोर्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होनी चाहिए जो कंज्यूमर को उनके राइट के बारे में बताए, ठीक है, कि भाई आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो हम भी आपके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं, या फिर हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कहां पे जाकर केस फाइल करना है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्टेज ऑफ द मटेरियल एंड कंट्रीब्यूटिंग द पॉल्यूशन। दैट मींस जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो ऐसा यूज करना है कि भाई उसको कंप्लीटली यूज करें,
एनवायरमेंट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली जब उसका वेस्टेज डिस्पोज किया जा रहा है तो उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करेंगे। ऐसा नहीं उसका वेस्ट मटेरियल हमने ऐसे ही कहीं पे भी फेंक दिया, ठीक है, प्रॉपर आप उसको वेस्ट बिन्स में डिस्पोज ऑफ करोगे या फिर उसको ऐसी इस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा कि एनवायरमेंट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, राइट। Now there are certain ways and means of consumer protection. First one is ways and means. First one is self-regulation by the business. That means enlightening business firm realize it is their long-term interest to serve the customers as well. देखिए क्या मतलब है इस लाइन का कि जब बिजनेस की बात की जा रही है तो बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए तो है नहीं, ठीक है, बिजनेस किसके लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा पर्पस कंज्यूमर को सिर्फ सिंगल टाइम गुड सेल करना नहीं है, मल्टीपल टाइम है। अगर मैंने एक ही बार कंज्यूमर को कोई गलत चीज सेल कर दी तो डेफिनेटली कंज्यूमर दोबारा मेरे पास गुड्स परचेज करने नहीं आएगा। Socially responsible firms follow ethical standards and practices in dealing with their customers. मतलब ऐसी फर्म्स जिनको पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो हमेशा अपने कंज्यूमर के साथ फेयर डीलिंग रखती है, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनानी है, इमेज क्रिएट करनी है, और उनको पता है कि भाई अगर कोई भी गड़बड़ हुई, कोई भी गलत गुड सेल हुआ तो नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर हमारे पास नहीं आएगा, राइट। Next thing is business associations. The associations of the trade, commerce and business like Federation of Indian Chambers of Commerce and Confederation of Indian Industries have laid down their code of conduct. That means अब क्या है, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट मींस पॉलिसीज बना रखी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अब वो पॉलिसीज क्या होंगी, वो पॉलिसीज इस तरीके से होंगी कि भाई कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज योर कंज्यूमर अवेयरनेस. A consumer who is well informed about his rights and reliefs available to him would be in the position to raise his voice against unfair trade practices. That means अगर कंज्यूमर के पास प्रॉपर एजुकेशन है, कंज्यूमर प्रॉपर्ली अवेयर है, तो ही वो अपने राइट्स के लिए क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बिना उसको क्या है, उसको ये चीज नहीं पता होगी कि अगर मेरे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो क्या क्या राइट्स मेरे को गिवन है। Next is your consumer organizations. Consumer organization play an important role in educating the consumers about their rights and their protection. That means ये वही organizations हैं जो नॉन गवर्नमेंटल होती हैं, NGOs होती हैं, इनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होता, लेकिन ये क्या करती हैं, कंज्यूमर के राइट्स के लिए फाइट करती हैं। अगर किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ, जैसे हमने बात करा अभी हमारा जो बेबी प्रोडक्ट आता था जॉनसन एंड जॉनसन, आपने उसका केस सुना होगा, तो इस टाइप के अगर कोई मैसिव एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर्स का, तो उनके राइट्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस फाइट करती हैं। लास्ट वन इज योर गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट के लिए फाइट करती है, एक्ट्स प्रिपेयर करती है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे लिए, वो बनाया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट क्यों बना रही है, क्योंकि एक प्रॉपर एक्ट हो हमारे पास जिसके अंदर कंज्यूमर को रिलीफ मिल सके, कंज्यूमर को पता हो कि भाई अगर मेरे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो गवर्नमेंट मेरे को क्या क्या रिलीफ देने वाली है, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली देखिए, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेटिंग अप 3 टायर्स एनफोर्समेंट मशीनरीज, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, हमने पहले भी बात करी, स्टेट कमीशन, एंटी नेशनल कमीशन। अब क्या कर रखा है, हमारी गवर्नमेंट ने 3 टाइप की ऐसी मशीनरीज, 3 टाइप की ऐसी कोड्स स्पेसिफाई कर रखी हैं। पहली हमारी डिस्ट्रिक्ट, दूसरी स्टेट एंड तीसरी नेशनल कमीशन, ठीक है। ये क्या करती हैं, कंज्यूमर राइट्स के लिए फाइट करती हैं, राइट। अब देखिए, इन चीजों को समझने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। Basically, a consumer is generally understood as a person who uses consumer goods and avails the services. ऐसा पर्सन जो किसी भी तरीके के गुड्स को परचेज कर रहा है या सर्विसेज ले रहा है किसी दूसरे पर्सन से, वो किसके कैटेगरी में आ जाएगा, कंज्यूमर। दैट मीन्स ऐसा पर्सन जो टेंजिबल या इनटेंजिबल गुड्स को परचेज कर रहा है वही क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज एनी पर्सन हु बायज गुड्स फॉर द कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली
प्रॉमिस, ऐसा पर्सन जिसने कोई भी गुड्स परचेज किया और उसके लिए कंसिडरेशन पे किया हो, कंसिडरेशन मींस प्राइस पे की हो। अब वो प्राइस या तो पार्टली हो सकती है या फुली हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बल्क में गुड्स परचेज करके आते हैं, कुछ पेमेंट कराते हैं और कुछ बाद में कर देते हैं, ठीक है। तो या तो आपने पेमेंट पूरा किया हो या फिर पार्टली पेमेंट किया हो, किसी भी कंडीशन में आप क्या कहलाओगे, कंज्यूमर कहलाओगे, राइट। अब देखिए अगर हम कोर्ट्स की बात करें जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहले क्या आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद आती है हमारी स्टेट कमीशन, नेक्स्ट आती है नेशनल कमीशन और फाइनली हमारी आती है सुप्रीम कोर्ट, राइट। ओके, पॉइंट नंबर बी, any person who hires avails any services for consideration which has been paid or promise paid or partly pays or partly promised, that means ऐसा कोई भी पर्सन, पहले तो हमने बात करी थी किसके लिए, गुड्स के लिए, अभी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कोई सर्विसेज अवेल की है, जैसे हम बात करते हैं होटल सर्विसेज, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो ऐसी कोई भी सर्विसेज अगर कंज्यूमर ने ली है और उसके लिए कंसिडरेशन पे किया है या फिर पार्टली पे किया है, पार्टली बाद में पे करने वाला है, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, कंज्यूमर की कैटेगरी में आने वाला है। तो दोनों ही गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, दोनों ही क्या आते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कौन कौन केस फाइल कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। हु कैन फाइल अ केस? सी, फर्स्ट वन इज एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन his or her own, that means कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो केस फाइल कर सकता है। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर और एसोसिएशन, दैट मींस जरूरी नहीं कंज्यूमर ही हो, कोई ऐसी एसोसिएशन जो कंज्यूमर राइट के लिए काम कर रही है, वो एसोसिएशन भी केस फाइल कर सकती है। अगर कोई नेशनल लेवल पे कोई चीज हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, अगर क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव उन सबके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है। तो क्या क्या समझा हमने, पहला कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ वन इज योर रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ सेवरल कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव, दैट मींस कोई भी जज, सॉरी कोई भी हमारा एडवोकेट केस फाइल कर सकता है, ठीक है। एडवोकेट कौन होगा, ऐसा पर्सन जिसको लॉ की नॉलेज है, वो हमारे बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है, ठीक है। और अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दैट मींस कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो फाइल की गई है किसके अंदर, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। दैट मींस किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, किसी भी दूसरी कोर्ट्स के अंदर अगर केस फाइल किया गया है, तो भी क्या बोलता है आपका कि भाई अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी केस फाइल करा है तो वो इस एक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोरम्स, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। मेन थिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं इसमें से, आपको क्या याद रखना है इसमें, बेसिकली कौन होते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन और इनकी मॉनेटरी लिमिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या है। देखिए टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें पूरे इंडिया में तो कितनी है, 644। कैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ वन प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड 2 अदर मेंबर्स। तो क्या हुआ, पहला एक प्रेसिडेंट होगा, दैट मींस ये प्रेसिडेंट किसकी तरह काम करेगा, चेयरपर्सन की तरह काम करेगा, और उसके अलावा 2 अदर मेंबर्स होंगे जो प्रेसिडेंट के साथ काम करने वाले हैं, उसमें से एक वुमेन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो एक वुमेन क्या होगी, मैंडेटरी होगी। नेक्स्ट, अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज along with the compensation claim does not exceed 20 lakh rupees, that means जब आप केस फाइल करने जाओगे तो आपका जो मॉनेटरी लिमिट है वो 20 lakhs के अंदर अंदर होनी चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए। होगा क्या, जिस टाइम आप केस फाइल करोगे गुड्स को सैंपल लिया जाएगा और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा गवर्नमेंट लेबोरेटरी में। अगर आप सही हो एज अ कंज्यूमर, गुड्स वाकई डिफेक्टिव है, तो क्या किया जाएगा, ये कोर्ट ऑर्डर इशू करेगी उस सेलर के अगेंस्ट में
और उस सेलर को सारा कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू योर केस फाइल, जितनी भी उसकी मॉनेटरी लिमिट होगी और जितना भी आपका केस फाइलिंग करने में कॉस्ट लगी होगी, वो सारा कंपनसेशन कोर्ट आपको दिलवाने वाली है, राइट। दूसरा एक चीज और है कि भाई अगर आप स्टेट कमीशन के पास जाना चाहते हो, मींस डिस्ट्रिक्ट कमीशन के या डिस्ट्रिक्ट फोरम के आप डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट फोरम ने हो सकता है केस सही तरीके से ना समझा और गलत डिसीजन दे दिया हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्टेट कमीशन के पास भी जा सकते हो, लेकिन 30 डेज के अंदर अंदर ही जा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब कि भाई जब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने अपना डिसीजन दिया, उस डिसीजन के 30 डेज के अंदर अंदर ही आप स्टेट कमीशन के पास केस फाइल कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज योर स्टेट कमीशन। टोटल अगर स्टेट कमीशन की बात की जाए तो ये भी कितनी है, 365 स्टेट कमीशन है इंडिया के अंदर, मतलब पूरे इंडिया के अगर हम स्टेट कमीशन को काउंट करें तो वो कितना होगा, 365, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 अदर मेंबर्स होंगे, जैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम में था वैसे स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा आप रख सकते हो। बेसिकली स्टेट कमीशन के पास केस अगर फाइल करना है तो उसकी लिमिट कितनी होगी, उसकी लिमिट होगी 20 लाख टू 1 करोड़, 1 करोड़ और 100 लाख इज वन एंड सेम थिंग। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है कि भाई अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो, और नेशनल कमीशन के पास भी आप कितने दिन के अंदर फाइल करोगे, 30 डेज ऑफ द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन। दैट मींस स्टेट कमीशन ने जब डिसीजन दिया उसके 30 डेज के अंदर अंदर भी आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो। नाउ लास्ट कोर्ट इज नेशनल कमीशन, ठीक है। देखिए नेशनल कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट टू होगी सुप्रीम कोर्ट, राइट। देखिए द नेशनल कमीशन हैज टेरिटरी जुरिसडिक्शन ओवर द होल कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली देखिए पहले के टाइम जब आर्टिकल 370 लग रहा था उस टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर पे हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं होते थे, हमारा कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन अब जब आर्टिकल 370 हट चुका है तो उसके बाद से क्या होने लग गया, हमारे सारे एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होने लग गए, जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गए। तो ये लाइन अब आपकी कोई मीनिंग नहीं रखती है क्योंकि ये एक्ट अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होगा और एटलीस्ट 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। जो हम अभी तक 2 मेंबर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया 4 मेंबर्स का, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा और जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे उनको अपॉइंटमेंट करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मींस यहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपनसेशन क्लेम किया जा रहा है उसकी वैल्यू होगी 100 करोड़ से ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी केस की वो कितनी होगी, 100 करोड़ से ऊपर की होगी। जिस टाइम केस फाइल किया जाएगा नेशनल कमीशन में, ये कंप्लेन किसको दे दी जाएगी, कंप्लेन इज फाइल्ड, द गुड्स आर सेंट टू द सैंपल फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। अब क्या होगा कि भाई क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया जाता है, प्रोसीजर सेम ही होता है, लेबोरेटरी में गुड्स को भेजा जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर गुड्स डिफेक्टिव पाया जाता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो सेलर है उससे कंपनसेशन क्लेम किया जाएगा अलोंग विद योर कॉस्ट ऑफ द केस, ठीक है। जितना आपने केस फाइलिंग में एक्सपेंडिचर किया वो सारा आपको रिकवर करके दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी है यहाँ पे, मोरओवर in case decided by the district forum, the appeal can be filed before the state commission and thereafter the order of the state commission can be challenged before the national commission and no further. This is important. That means national commission ने जो decision दे दिया, because ये supreme court के बराबर है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है, तो जो आपको decision national commission ने दिया वो decision final माना जाएगा। इसके बाद आप कहीं पे भी केस फाइल नहीं कर सकते, यही decision आपको मानना पड़ेगा, okay? Now what are the reliefs available or what are the reliefs that are provided by the courts? The first one is to remove the defective goods or in the deficiency in the services. That means क्या ऑर्डर दिया जा सकता है आपको कि अगर आपके पास किसी भी तरीके के डिफेक्टिव गुड्स हैं, ये सेलर के लिए किसी भी तरीके के डिफेक्टिव गुड्स हैं या आप कोई भी डेफिशिएंसी रख रहे हो सर्विस के अंदर तो उसको इमीडिएटली रिमूव करोगे।
कोई भी अगर आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल किया है, आपको पता है वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसके बाद भी आपने सेल किया, तो उसको फ्रेश वन या न्यू वन के साथ रिप्लेस करके दोगे। जितनी भी प्राइस आपने पे करी है, मतलब कंज्यूमर से आपने चार्ज की है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, वो आपको रिफंड करनी पड़ेगी अगर आपके पास गुड्स अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश गुड्स अवेलेबल नहीं है तो प्राइस आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, to pay reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered, that means अगर किसी भी तरीके की लॉस होता है, किसी भी तरीके की इंजरी होती है कंज्यूमर के साथ, तो वो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और सारी इंजरी का पैसा, दैट मीन्स हॉस्पिटल एक्सपेंसेस या कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं कंज्यूमर के, वो सारे एक्सपेंसेस किसको पे करने हैं, सेलर को पे करने हैं। नेक्स्ट, पेनेटिव डैमेजेस, दैट मींस आपके ऊपर जो भी डैमेजेस का क्लेम किया गया है कोर्ट के थ्रू, वो पेनेटिव डैमेजेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। जो पनिशमेंट आपके ऊपर लगाई गई है कोर्ट के थ्रू, वो पनिशमेंट का अमाउंट या वो कंपनसेशन भी आपको पे करना पड़ता है। और इस तरीके की सारी एक्टिविटीज को आप इमीडिएट बेसिस पे बंद कर दोगे। जो भी आप अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो या ऐसा कोई भी चीज कर रहे हो, आप किसी के ट्रेडमार्क को गलत यूज कर रहे हो, तो इस टाइप की सारी प्रैक्टिसेस आपको क्या करनी है, खत्म करनी है इमीडिएट बेसिस पे, राइट। ओके, नेक्स्ट इज नॉट टू ऑफर हैजार्डियस गुड्स फॉर दी सेल। अगर कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट है तो उसको कभी भी सेल नहीं करोगे। नेक्स्ट, विड्रॉ द हैजार्डियस गुड्स फ्रॉम दी सेल, दैट मींस अगर आपके पास कोई ऐसा गुड्स रखा भी हुआ है तो उसको इमीडिएटली सेपरेट कर दोगे फ्रेश गुड्स से, ठीक है। दैट मींस अगर आपने दोनों गुड्स को मिक्स करके रखा हुआ है तो आप अपने डैमेज गुड्स या हैजार्डियस गुड्स को बिल्कुल सेपरेटली रख दोगे। कोई भी ऐसे हैजार्डियस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग आप इमीडिएट बेसिस पे बंद कर दोगे। दैट मींस ऐसे डिफेक्टिव गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को इमीडिएट बेसिस पे रोक देना होगा। और टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। देखिए सेकंड लायबिलिटी क्या है सेलर के ऊपर, कि जितना डैमेज सेलर दे रहा है कंज्यूमर को, उसका 5% आपको कहां पे क्रेडिट करना है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। दैट मींस ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा जो कंज्यूमर के राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। दैट मींस जो भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट दोगे। कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर नहीं करोगे जो आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल ही नहीं है। दैट मींस कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी, वही चीज आ गई सामने कि भाई जो भी आप कॉस्ट लग रही है केस फाइल करने की, वो सारी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी कंज्यूमर, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। ये टॉपिक भी आपका रिमूव हो चुका है सीबीएसई की तरफ से, हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आप अपनी बुक में से ये जो टॉपिक है इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। Okay, so this concludes with our chapter. I hope you have understood all the things. Now you are more aware about your rights. अब आप बिल की डिमांड भी जरूरी करेंगे डेफिनेटली जब प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे। I hope this will sufficient for this chapter. So we will meet in our live session now. Till then, keep studying and always keep your health fit and fine. Thank you.